हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र कुमार फिर से अपने चैनल द टारगेट सीजर में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम गति के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गति चैप्टर। ये गति का मतलब क्या होता है, और उससे पहले हम ये जानेंगे कि गति से पहले विराम की अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि जो वस्तुएँ होती हैं संसार में, इस ब्रह्मांड में, कितने तरीके से इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में रहती हैं। तो अब जो जितनी भी ब्रह्मांड में वस्तुएँ हैं वो दो स्थिति में रहती हैं। पहली कौन सी स्थिति है तो हमारी आती है गति की अवस्था, और दूसरी स्थिति है वो आती है हमारी विराम की अवस्था। संसार में दो चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सभी दो अवस्थाओं में रहती हैं, सिर्फ विराम में और किसमें, गति में। तो फिर आखिर हम विराम को कैसे परिभाषित करते हैं और गति को कैसे परिभाषित करते हैं, ये अभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम। तो देखिए, किसी भी चीज़ की अगर हम स्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें और पोजीशन की बात करें, तो हम उसकी तुलना जो है समय के सापेक्ष करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यदि ये माना जाता है किसी वस्तु की स्थिति में, यानी उसके लोकेशन में, या बोले तो उसके स्थिति में समय के साथ यदि बदलाव देखने को मिलता है, समय के साथ यदि परिवर्तन देखने को मिलता है, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु जो है वो गति की अवस्था में पाई जाती है, यानी गति की अवस्था में, वो मोशन में है। लेकिन यदि कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में कोई बदलाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु जो है वो विराम की अवस्था में है। जैसे कि आपके सामने जो व्हाइट बोर्ड है, समय तो चल रहा है, समय तो हर क्षण परिवर्तनशील है, लेकिन इसकी स्थिति में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्हाइट बोर्ड है वो किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में। मतलब कहने का मतलब है कि गति का मतलब होता है कि वस्तु की स्थिति जो है, वो वस्तु की स्थिति वो समय के सापेक्ष क्या होनी चाहिए, समय के सापेक्ष परिवर्तनशील होनी चाहिए। समय तो बदल रहा है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी स्थिति भी क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। तो हम तभी कहते हैं कि वस्तु जो है वो किस स्थिति में है, गति की अवस्था में है। लेकिन यदि कोई वस्तु जो है वो समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, यानी उसकी स्थिति जैसे थी वैसे पहले ही रही, यानी कोई बदलाव देखने को न मिले, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु किस स्थिति में है, विराम की अवस्था में है। जैसे कि आपके सामने जो मैं मार्कर लिख रहा है, मार्कर की हर क्षण हर पोजीशन जो है, हर क्षण इसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है, चेंज होती है। जैसे मैं अभी कोई चीज़ लिख रहा हूँ, ऐसे देखिए अभी मार्कर की इस पोजीशन में है, तो रेस्ट की विराम इसमें गति की अवस्था में। क्यों? क्योंकि हर क्षण उस समय उसकी स्थिति जो हो रही थी वो हर क्षण बदल रही थी। समय तो बदल रहा है, इसके सापेक्ष में मार्कर की स्थिति भी क्या हो रही थी, बदल रही थी। सड़क पर चलती रेलगाड़ी की जो है, या सड़क पर चलती वाहन जो है, वो हर क्षण उसकी स्थिति जो है बदल रही है। तो हम उस चीज़ को हम गति की अवस्था में बोलेंगे जिनकी स्थिति जो है समय के साथ क्या हो रही हो, परिवर्तनशील हो, समय के सापेक्ष बदल रही हो। और विराम का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु है यदि समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। जैसे कि अभी मैं किस स्थिति में हूँ, विराम की अवस्था में हूँ, लेकिन मैं अगर वही चलने लगूँ तो मैं किस अवस्था में आ जाऊँगा, गति की अवस्था में। क्यों? क्योंकि समय के सापेक्ष मेरी स्थिति में लगातार क्या देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। घड़ी की चलती सुई जो है वो कभी भी विराम की अवस्था में नहीं रहती, क्योंकि हर क्षण उसकी लोकेशन क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो है उसकी लोकेशन में, उसकी पोजीशन में अगर चेंजिंग देखने को मिलती है समय के सापेक्ष में, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु किस स्थिति में है, गति की अवस्था में है। और किसी भी वस्तु के सापेक्ष अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में, उसके पोजीशन में, उसके लोकेशन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है समय के साथ, तो हम ये कहते हैं कि वस्तु किस स्थिति में है, विराम की अवस्था में है। लेकिन क्या एक ऑब्जर्वर, क्या एक प्रेक्षक जो कि एक चीज़ को विराम की अवस्था में देख रहा है, क्या ये सत्य है कि हर ऑब्जर्वर के लिए वो चीज़ विराम की अवस्था में ही हो? मतलब मेरे कहने का है कि अगर हम एक वस्तु को देख रहे हैं कि वो वस्तु विराम की अवस्था में है, इसका मतलब कि क्या तीसरे के लिए भी वो विराम की अवस्था में ही होगा? तो ये ज़रूरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो लोग एक दूसरे के सापेक्ष जो हैं गति की अवस्था में हैं, है ना, विराम की अवस्था में है, तो क्या तीसरे के लिए भी वो विराम की अवस्था में ही होंगे? तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ऑब्जर्वर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विराम की अवस्था में देख रहा है तो तीसरे के लिए भी विराम की अवस्था में ही हो सकता है वो तीसरे के लिए क्या हो, गतिशील हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रेन के अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर आमने सामने वाली सीट पे दो व्यक्ति बैठे हुए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो जब ये ट्रेन चल रही होगी तो आपके सामने जो ये सीट, जो ये व्यक्ति बैठा होगा वो यहाँ पे होगा, और आप यहाँ बैठे हुए हो। तो आप इसको देखेंगे तो इसके सापेक्ष इसकी स्थिति में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और जब ये आपको देखेगा तो आपकी स्थिति में भी समय के सापेक्ष कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तो इसका मतलब कि आप इसके लिए किस स्थिति में हो, रेस्ट में हो, और ये आपके लिए किस स्थिति में है, रेस्ट में। मतलब कि आप एक दूसरे को विराम की अवस्था में पाओगे। मतलब कि आप दोनों के बीच में कोई सापेक्षिक गति नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप एक दूसरे के लिए विराम की अवस्था में हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से
ट्रेन से बाहर देखता है, ट्रेन से बाहर से आप इन दोनों लोगों को, इन दोनों व्यक्तियों को देखता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा इन दोनों को किस अवस्था में पाएगा, गति की अवस्था में पाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें एक दूसरे के लिए विराम की अवस्था में थी, वही चीज़ें किसी तीसरे के लिए किस अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में आ गई। मेरे कहने का मतलब कि आप एक मोटरसाइकिल पे दो लोग जा रहे हो, तो दोनों लोग एक दूसरे के लिए विराम की अवस्था में होंगे, लेकिन बल्कि तीसरे से जो सड़क पर खड़ा है अगर वो आपको देखे तो आप उसके लिए किस अवस्था में पाए जाओगे, गति की अवस्था में पाए जाओगे। तो ये सत्य है कि गति जो है सापेक्षिक होती है, मतलब किसी एक के लिए सत्य नहीं है। अगर एक ऑब्जर्वर किसी दूसरे ऑब्जर्वर को देख रहा है तो वो चीज़ें विराम की अवस्था में है, तो किसी तीसरे के लिए हो सकता है वो किस अवस्था में हो, गति की अवस्था में हो। जैसे आप अभी अगर अपने घर पे बैठ के मेरी लेक्चर को देख रहे हैं तो आप किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। और मैं भी खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं भी किस अवस्था में हूँ, विराम की अवस्था में हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से बाहर, पृथ्वी से बाहर चला जाए और अंतरिक्ष में हो और वहाँ से हमको देखे, तो उसके लिए तो सारी चीज़ें गति की अवस्था में होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से तो पृथ्वी गतिशील नजर आती है। तो वहाँ से हर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए हर व्यक्ति जो पृथ्वी पर स्थित है, वो चाहे रुका हुआ हो चाहे ना रुका हुआ हो, उसके लिए हर व्यक्ति किस अवस्था में है, गतिशील की अवस्था में है। तो जो गति है वो सापेक्षिक है, डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर उसको कहाँ से देख रहा है और कैसे देख रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि गति सिर्फ ये गति उस प्रेक्षक पे डिपेंड करती है, उस ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से नज़रिए से किसी दूसरे चीज़ को देख रहा है। हो सकता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए अगर विराम में हो तो किसी तीसरे के लिए गति की अवस्था में हो, अगर किसी तीसरे के लिए गति की अवस्था में हो तो किसी चौथे के लिए वो विराम की अवस्था में हो, है ना। ट्रेन में बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे के लिए विराम की अवस्था में होते हैं, लेकिन ट्रेन से अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाहर है, अगर अंदर की वस्तु, अंदर की लोगों को देख रहा है, तो उसके लिए सभी व्यक्ति किस अवस्था में होंगे, गति की अवस्था में होंगे। तो ये था कुछ गति से महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, ठीक है। तो हम समझ गए होंगे गति जो है सापेक्षिक होती है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए गतिशील है तो किसी तीसरी चीज़ के लिए वो रेस्ट में भी हो सकती है ना। ये सापेक्षिक होती है, रिस्पेक्टिव होती है, डिपेंड करती है कोई ऑब्जर्वर उसको कहाँ से और किस नज़रिए से उसको देख रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि गति के प्रकार कितने तरीके से होती है, ठीक है। तो गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, फिलहाल हम जानेंगे, है ना, क्लास 11th के बेस पे कि गति जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक कौन कौन सा होता है, तो एक बीमीय गति, इसको बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशनल। दूसरा होता है द्विबीमीय गति और तीसरा होता है त्रिबीमीय गति, ठीक। देखिए हम सभी जानते हैं कि हम जो है वो 3 बीमाओं, चार बीमाओं में रहते हैं। हमारी दुनिया जो है वो 4 बीमाओं में अस्तित्व रखती है। एक तो है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई और तीसरा है ऊंचाई और चौथा है समय। मतलब कि हम 4 बीमाओं वाली दुनिया में जी रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब कि हम लंबाई में आगे या पीछे जा सकते हैं, चौड़ाई में दाएं या बाएं जा सकते हैं और ऊंचाई में ऊपर या नीचे जा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है समय में सिर्फ हम आगे ही जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। समय सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना कि पीछे की तरफ बढ़ रहा है। तो वो छोड़िए वो सब बातें। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक अक्ष का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ये निर्देशांक ज्यामिति में कि 2 अक्ष होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, और एक, तो ये 2 बीमाओं वाला होता है। ये x, अगर ये y है और ये x है तो कितने बीमा में है, 2 बीमाओं में। लेकिन अगर हम एक और अक्ष इन दोनों के लंबवत खींच दें, है कि नहीं है, कुछ इस प्रकार से, है ना, x y और ये z हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं 3 बीमा। देखिए जब भी कोई चीज़ों में लंबाई और सिर्फ चौड़ाई होता है तो वो चीज़ द्विबीमी कहलाती है। अगर कोई वस्तु जो है वो 3 बीमाओं में, इसका मतलब उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। जैसे कि देखिए, जो कहने का मतलब एक पतली डोरी अगर बहुत लंबी है तो हम ये कहेंगे कि जो पतली डोरी है उसमें सिर्फ लंबाई है, उसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, तो हम कह सकते हैं सिर्फ एक अक्षीय है, वो सिर्फ एक अक्ष में उसका अस्तित्व है। लेकिन यदि कोई वस्तु 2 अक्ष में है, 2 एक्सिस में, इसका मतलब उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। जैसे कि हमारा खेत में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए हम उसको 3 बीमा में नहीं मापते हैं, सिर्फ उसको 2 बीमा में मापते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ईंट जो है, ईंट में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, तो हम ये कह सकते हैं ईंट जो है वो 3 बीमाओं वाला एक पदार्थ है कि नहीं। गोला 3 बीमाओं वाला पदार्थ है, बेलन 3 बीमाओं वाला पदार्थ है। तो बीमा का मतलब वो होता है कि उसमें बताता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि 3 अक्ष हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स पे हम मान लेते हैं कि लंबाई मापते हैं, चौड़ाई मापते हैं, वाई पे लंबाई मापते हैं और जेड पे ऊंचाई या गहराई मापते हैं, ठीक है।
तो यदि कोई वस्तु एक बीमी का मतलब होता है कि एक्स, वाई और जेड अक्षों में से किसी तीन में से किसी एक अक्ष पे गति करने के लिए स्वतंत्र हो, या गति कर रहा हो, किसी एक अक्ष पे गति कर रहा हो, है ना, किसी एक अक्ष पे गति कर रहा हो, तो हम ये कहते हैं कि जो वस्तु है वो एक बीमी गति कर रही है। मतलब कि वह तो सिर्फ वो लंबाई के अनुदिश चले या सिर्फ चौड़ाई के अनुदिश चले, मतलब या तो लेंथ में या ब्रेड्थ में या सिर्फ हाइट में, मतलब किसी एक अक्ष के अनुदिश ही गति करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गति करे, है ना, किसी एक अक्ष पे, तो हम उसकी गति को कहते हैं एक बीमीय गति। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जो रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी, है ना, वो जब पटरी पर चलती है तो पटरी में सिर्फ लंबाई ही होता है, उसकी लंबाई जो होती है पटरी के चौड़ाई की तुलना में बहुत कम होती है, वो सिर्फ एक रेखा पर ही चल रही होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे चलती जाती है। तो ऐसे गतियाँ क्या कहलाती हैं? एक बीमीय गति कहलाती हैं, जहाँ पे सिर्फ वस्तु जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सिर्फ लंबाई के अनुदिश ही गति करेगा। या मैं इसका उदाहरण देता हूँ, आपके घर में अगर बहुत ही कोई पतली रस्सी टंगी हो, है ना, दो खंभों के बीच में एक पतली रस्सी टंगी हो और यहाँ पे, और इस पर कोई एक छोटा सा कीड़ा चल रहा हो, तो ये कीड़ा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गति करने के लिए स्वतंत्र है, सिर्फ उस रस्सी के अनुदिश। या तो रस्सी के अनुदिश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है, मतलब सिर्फ एक ही अक्ष पे वो चल सकता है, न दाएं जा सकता है न बाएं आ सकता है, क्योंकि वो गिर जाएगा। यानी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में वो आगे और पीछे दोनों हो सकता है, सिर्फ एक अक्ष पे गति करने के लिए स्वतंत्र है। और वो सिर्फ कोई भी अक्ष हो सकता है, एक्स, वाई, जेड दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, है ना। मतलब अगर कुछ सिर्फ एक अक्ष पे गति कर रहा है तो हम उसकी गति को क्या बोलते हैं? एक बीमीय गति। तो रेलगाड़ी की पटरी पर गति हो जाएगी, या कोई पतली रस्सी पर रेंगता हुआ कीड़ा, या आप कोई भी वस्तु को जो ऊपर गई है उसको फेंके हैं, है ना, अगर वो ऐसे गई ऐसे आई, उसका आना भी क्या है? एक बीमी गति का ही उदाहरण है। ठीक है, तो एक बीमीय गति का मतलब होता है यदि कोई वस्तु एक्स, वाई, जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष पे गति कर रहा हो, किसी एक एक्सिस पे गति कर रहा हो, तो हम उसकी गति को क्या बोलते हैं? एक बीमीय गति। यानी कि सिर्फ वो लंबाई के अनुदिश ही गति करेगा। जैसे रेलगाड़ी की पटरी पर गति, रेलगाड़ी में की पटरी में कितनी चौड़ाई होती है? हाँ, रेलगाड़ी कभी दाएं बाएं चलती है ऐसे सांप जैसा नहीं चलती है ना, जैसे हम अपना बाइक चलाते हैं, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब कि जब भी कोई चीज़ सिर्फ एक अक्ष पे चले, है कि नहीं है, तो हम उसकी गति को क्या बोलते हैं? एक बीमीय गति, है ना। अब इसमें क्या गया? द्विबीमीय गति। द्विबीमीय गति का मतलब होता है कि जो वस्तु होगा वो कितने बीमा पर गति करेगा? एक्स, वाई, जेड अक्षों में से किन्हीं भी दो बीमाओं पर गति कर सकता है। एक्स वाई में गति कर सकता है, वाई जेड में गति कर सकता है, जेड एक्स में गति कर सकता है। मतलब वो कितने बीमा में गति करेगा? वो दो बीमा में गति करेगा। तो ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं? द्विबीमीय गति। मतलब किस में गति करे? कितने बीमा में? किन्हीं दो अक्षों पे गति करे, किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश गति करे, किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश गति करे, तब हम उसकी गति को क्या कहते हैं? द्विबीमीय गति कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है कुछ इस प्रकार से सर्कुलर मोशन पे, है कि नहीं है, तो किसी एक अक्ष पे नहीं चल रही है। जैसे कहने का मतलब है कि देखिए ये एक प्लेन है, ये एक समतल है, यानी कि ये जो व्हाइट बोर्ड है एक समतल है, द्विबीमीय है। और यदि कोई वस्तु कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है ऐसे, तो एक बीमीय गति कहलाएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं वो कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है, इस प्रकार से, है कि जैसे देखिए ये अक्ष है, ये एक्स है और ये वाई प्लेन है कि नहीं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर कोई वस्तु कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है ऐसे, तो सिर्फ एक्स अक्ष पे चलेगा। अगर कोई वस्तु कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है तो सिर्फ वाई अक्ष पे चलेगा। मतलब कि इन दोनों स्थितियों में कौन सा गति करेगा? एक बीमीय गति ही करेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है, कुछ इस प्रकार से, तो आप बताओ एक्स पे भी चल रहा है, वाई पे भी चल रहा है, एक्स पे भी चल रहा है, फिर वाई पे, मतलब ऐसा गति जिसमें पॉइंट जो ऑब्जेक्ट हो वो दो अक्षों पे एक साथ गति करे, तो ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं? द्विबीमीय गति। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा उदाहरण होता है? वृत्तीय गति। कौन सा उदाहरण होता है? वृत्तीय गति। इसमें पिंड जो होता है कैसा गति करता है? द्विबीमीय गति करता है, एक्स वाई प्लेन में गति करता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो प्लेन में गति करता है। तो ऐसे गति को हम क्या बोलते हैं? द्विबीमीय गति बोलते हैं। और त्रिबीमीय गति का मतलब होता है कि तीनों अक्षों पर गति करने के लिए वो स्वतंत्र है, एक्स पे भी, वाई एक्स पे भी और क्या है? जेड पे भी। मतलब कि यदि कोई वस्तु एक्स पे भी गति करे, वाई पे भी गति करे और जेड पे भी गति करे, साथ साथ तीनों अक्षों पे, तो हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा गति कर रहा है? त्रिबीमीय गति कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल में, ये किसी बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति, किसी बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति, कि गैस के अणु जो होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं। या मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ, आसमान में उड़ती हुई चिड़िया,
द बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई एन एग्जाम्पल ऑफ ए 3D मोशन। ओके, तो आसमान में उड़ती हुई चिड़िया एक किसका उदाहरण है? एक ये 3D यानी कि त्रिविमीय गति का उदाहरण है, 3 डायमेंशनल का उदाहरण है। क्योंकि देखिए जब चिड़िया आसमान में उड़ेगी तो देखिए वो आगे जा सकती है, पीछे जा सकती है, एक्स एक्सिस हो गया, या है ना, वो दाएं बाएं जा सकती है तो वो वाई हो गया, है कि नहीं है, और ऊपर नीचे भी तो चल रही है, वो किसी हाइट पे चल रही है, तो 3 अक्षों पर गति करने के लिए स्वतंत्र है। या कमरे में उड़ता हुआ मच्छर जो है वो कौन सा गति करता है? वो हमेशा 3 विमीय गति करता है। आसमान में उड़ती हुई हवाई जहाज भी कौन सी गति करती है? 3 विमीय गति करती है, वो 3 अक्षों पर चल रही है, एक्स पे भी चल रही है, वाई पे भी चल रही है और जेड पे भी चल रही है। आसमान में उड़ती हुई चिड़िया अगर ऐसे ऐसे घूम घूम कर गति करती है तो हम उसकी गति को त्रिविमीय गति ही बोलते हैं, है ना। तो ऐसे गति जो एक अक्ष पे सिर्फ हो, हम उसकी गति को क्या बोलेंगे? एक विमीय गति। 2 अक्ष पे चले तो हम उसकी गति को द्विविमीय गति बोलते हैं। 3 अक्ष पे चले तो हम उसकी गति को त्रिविमीय गति बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, गति के और प्रकार जानेंगे, जैसे कि सरल रेखीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है, घूर्णन गति क्या होती है, दोलन गति क्या होती है ना। और भी आगे टॉपिक्स आएंगे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट, जिसको आगे हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आकर के, है ना, कमेंट बॉक्स में आप कोई भी कमेंट दे करके पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर प्रोवाइड करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।